देखिए इसमें देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, जो फ्लो कर सके। ठीक, तो फ्लो क्या क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन ही टाइप के मटेरियल होते हैं। तो सॉलिड तो ऑटोमेटिक तो फ्लो करेगा नहीं। ठीक, तो इसका मतलब इससे दो कैटेगरी में आएंगे सब्सटेंस, कौन कौन, लिक्विड और गैस। तो ये चैप्टर का नाम जैसे लिखे हैं यहाँ राउंड कर लीजिए, फ्लूइड मींस सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, ये लिख दीजिए आप ऐसे राउंड करके, यहाँ पर आगे एरो दिखा करके लिख दीजिए सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। लिख दीजिए लिक्विड एंड गैस, ये दोनों फ्लो कर सकते हैं। व्हिच कैन फ्लो, इसमें एग्जांपल के तौर पर लिक्विड और गैस आएगा। ठीक, अच्छा लिक्विड और गैस ये दोनों फ्लूइड हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम उसको भी लिख लेते हैं तुरंत। बताइए गैस और लिक्विड में क्या डिफरेंस, हम बेसिक डिफरेंस क्या बोल सकते हैं, क्या है? जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घट भी सकता है, मतलब कंप्रेस करेंगे तो जगह कम हो जाएगा, ज्यादा जगह था अब जगह कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम, मास तो वही होगा। जैसे किसी बैलून में मास भरा हुआ है गैस का, तो मास तो बदलने वाला है नहीं जब तक बैलून से गैस बाहर न निकले, तो मास तो इसके अंदर फिक्स है, लेकिन उसका रेडियस कम, मतलब उसका वॉल्यूम कम, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब गैस में डेंसिटी वेरिएबल हो सकता है, गैस के केस में डेंसिटी क्या होगा, चेंजेबल हो सकता है। लेकिन लिक्विड में डेंसिटी चेंज नहीं होगा। हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल जो कंप्रेस हो जाए, इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेस ना हो, जो कंप्रेस नहीं होगा उसका डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। तो आप यहाँ लिख दिए होंगे लिक्विड प्लस गैस ना, तो अब इन दोनों में डिफरेंस बताइए, तो बोलेंगे ये कंप्रेसिबल है, लिखिए वही सिस्टमैटिक ऐसे लिखिए, ये इनकम्प्रेसिबल है, सजाकर लिखिएगा। गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, और लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल। याद हो गया? अच्छा ठीक है, लिखने ज्यादा टाइम लगता है, इधर देखिए आप लोग। अब देखिए गैस जो है अगर वो कंप्रेसिबल है तो क्या चेंजिंग आया वो भी लिखिए। इसका मतलब कि इसका डेंसिटी और वॉल्यूम चेंजेबल है, मतलब चेंज कैन चेंज, लेकिन लिक्विड का डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा। लिखिए इसको, मतलब इस शब्द से क्या मतलब निकला वो लिखिए। कंप्रेसिबल जहां होगा वहां पे वॉल्यूम भी बदलेगा और डेंसिटी भी बदलेगा, और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। नहीं कंप्रेस कर सकते तो क्या फिक्स हो गया, हाँ डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो गया उसके लिए। मतलब अगर अपने हाथ में गैस ऐसे ले लें तो वो तो उड़ जाएगा, मतलब वो तो जो है हम फिक्स कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अपने हाथ में अगर कोई भी लिक्विड ले लिए तो क्या उसका फिक्स ले लिए, उसका क्या क्वांटिटी फिक्स ले लिए, उसका डेंसिटी वाला वैल्यू फिक्स ले लिए। चाहे कम जो वाटर है तो वाटर थोड़ा आए हाथ में, चाहे ज्यादा आए हाथ में, उसका मास और वॉल्यूम वेरी कर सकता है, लेकिन थोड़ा मास वाटर रहेगा तब भी डेंसिटी वही, और ज्यादा रहेगा तब भी डेंसिटी। तो बात यहाँ पे अब किसका बात हम लोग करेंगे तब, लिक्विड के स्पेशली लेकर के डेंसिटी का। तो हेडिंग डालिए डेंसिटी, मतलब जो स्पेशल है अपने आप में खास है वो डेंसिटी है, तो हेडिंग दीजिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है समझिए ध्यान से, नहीं अब थोड़ा टाइम इसके बारे में तो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कोई भी गिवन सब्सटेंस है, वो पता नहीं एक ही एटम से मिलके बना होगा कि दो एटम से मिलके बना होगा, तीन एटम से, इससे मतलब नहीं है।
अगर गिवन सब्सटेंस है तो उसका मास तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, तौल करके वेइंग मशीन पर रख देंगे तो मास पता चल जाएगा। तो कहने मतलब कि हमें मास पता होना चाहिए, इस गिवन सब्सटेंस का मास पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर ये पता है दोनों, अगर पता है तो डेंसिटी पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें जो है पहला पॉइंट हम बात करेंगे स्पेशली फ्लूइड में हम ज्यादा केस लेते हैं वाटर का, बहुत ज्यादा वाटर का केस आता है, और भी लिक्विड आएंगे अलग बात है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो पहला डेंसिटी को लेकर के हम लोग वाटर का बेसिक जानकारी ले लेते हैं, इसके डेंसिटी के बारे में, फिर आगे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन पूछ सकता होगा एग्जाम में। बताइए वाटर का डेंसिटी क्या होगा? तो बोला जाता है वाटर का जो डेंसिटी होगा रो से हम डिनोट, रो डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, ये होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। लेकिन ये कंडीशन पर है, देखिए जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा वाटर का, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो कोई भी मटेरियल एक्सपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने पर कोई भी मटेरियल एक्सपेंड करता है तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिक उसका मास क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। तो क्या बदल जाएगा? डेंसिटी बदल जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर से रिलेटेड ये वैल्यू है, इसी पे डिपेंड करेगा, इसलिए इस फिक्स वैल्यू पर ही ये फिक्स वैल्यू है। तो पहला पॉइंट ये नोट करने लायक है, किसके लिए? वाटर के लिए। एक खास बात कि ये तो एसआई यूनिट है, ये क्या है? ये एसआई यूनिट है या एमकेएस सिस्टम है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसआई सिस्टम में तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे। एक और वैल्यू होता है इसका 1 ग्राम पर सीसी। हाँ, सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ये तो इतना क्वेश्चन लगा लेंगे कि जुबान को हो जाएगा। सीसी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये आया भी इसी से है, ये आया इसी से है। कैसे बताइए? 1 केजी में कितना ग्राम? 10⁻³ ग्राम। और 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब? तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 10⁻³ मिल करके 10⁻6, यहाँ भी 10⁻6, तो कैंसिल हो जाएगा, तो वही तो बचेगा। तो या तो यूनिट के तौर पे ये आप यूज करिए या तो ये यूज करिए, कौन सा यूज करना है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जो ऑप्शन में सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ग्राम दिया है कि केजी दिया है, मीटर क्यूब दिया है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे। तो ये हो गया। लेकिन ये भी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बोले कि बताइए 1 केजी वाटर कितने यूनिट वॉल्यूम में ऑक्युपाई करेगा? वो कौन सा यूनिट में ऑक्युपाई करेगा 1 केजी वाटर? यूनिट वॉल्यूम का ही हमें हम पूछ रहे हैं। हाँ, मिली सेंटी डेसीमीटर, यही ना होता है। सेंटीमीटर यहाँ होता है, तो मीटर से 10⁻² का डिफरेंस होता है, और डेसीमीटर का नहीं, डेसीमीटर का 10 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको डेसीमीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा? तो 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब? 10⁻³ ना, डेसीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। तो बताइए अगर इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो देखिए 10⁻³ क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब ये लिख सकते हैं 1 केजी पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन इसका यूज नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये जानकारी के लिए है। आपको मेन जरूरत पड़ेगा इन दोनों का, ठीक। तो डेंसिटी का बात आया, सबसे अधिक वाटर का यूज यहाँ पर इस चैप्टर में है, इसलिए इसका पहले 2 बेसिक जानकारी आपको दे दी है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जानकारी के लिए रखिएगा, इसका यूज बहुत कम पड़ेगा।
अब इधर ध्यान दीजिए, देखिए अब इसमें जो है अगर हम लोग बात करें, अच्छा इसका यूनिट तो क्लियर है ना, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा ये डेसीमीटर जो है वो कितना प्रैक्टिकली थोड़ा हाथ से हवा में बनाइए, कितना ये लगभग ऑक्युपाई करता होगा जगह। एक डेसीमीटर का लेंथ लगभग कितना होगा, ये प्रैक्टिकली एक अनुभव बेस पे आपको बताइए, आप बताइए कितना लगभग कितना होता होगा एक डेसीमीटर, लगभग इतना होता होगा, इतना करीब करीब बता रहा है, ऐसा तो नहीं मेजर कर रहा, इतना हुआ। तो देखिए इतना ये इतना ये इतना ये, तो देख एक यही जगह बन के आ रहा है ना, तो 1 लीटर जैसे जो मिल्क होता है, दूध होता है, तो वो फिक्स वाटर के बराबर नहीं होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी अलग होता है, वाटर डेंसिटी अलग होता है, लेकिन करीब करीब जो है करीब करीब दोनों बराबर होते हैं। तो 1 लीटर दूध बोले या 1 केजी दूध बोले, बात एक ही है, लेकिन एग्जैक्टली फिजिक्स के पास हम बात करेंगे तो दोनों बराबर नहीं, लेकिन 1 लीटर वाटर और 1 केजी वाटर दोनों सेम होते हैं, लिख लीजिए नॉलेज के तौर पर। 1 केजी वाटर और 1 लीटर वाटर ये दोनों सेम होते हैं। वन लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 केजी वाटर। कितना जगह ऑक्युपाई करता होगा वो एक आइडिया मिल गया ना, करीब करीब एक डब्बे जैसा है, इतना बड़ा डब्बा होगा, उसी में 1 केजी वाटर आ जाएगा। लेकिन हम लोग गलती से ये नहीं बोलेंगे कभी कि 1 केजी जो मिल्क होता है वो 1 लीटर मिल्क के बराबर होता है, ठीक, वो बदल जाएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा। अब आते हैं, अगर 3-4 मटेरियल अगर मिक्स हो तो उसका मिक्सर डेंसिटी पूछता है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बोलता है कि क्या होगा, तो वहां पर कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसका आंसर लाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, 3 materials of density rho, 2 rho and 3 rho, 3 materials of density rho, 2 rho and 3 rho are mixed find the density of mixture, find the density of mixture find density of mixture when all have same volume, when all have same volume, all have same volume। टाइम पास क्वेश्चन है, आप बेसिक क्वेश्चन पे अटके, बेसिक फॉर्मूला यूज करिए, आ जाएगा। हो गया होगा, कुछ करना ही इसमें है, सिंपल सा टोटल मास कैलकुलेट करिए और टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करिए, ठीक, हाँ, आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो टोटल मास कितना होगा, तो मास का फॉर्मूला होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए वी भी मान लीजिए, सबका वॉल्यूम सेम है तो सबका वी भी मान लीजिए, तो कितना हो गया, रो वी प्लस 2 रो वी प्लस 3 रो वी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 3v, v से भी कैंसिल सर, यहाँ से आ जाएगा 2 रो आ रहा है क्या, यस सर, ये आंसर, ये मिक्सर का डेंसिटी आ जाएगा। और तीनों यूनिफॉर्मली मिक्स हैं, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह वो आराम कर रहा है, दूसरी जगह ये आराम कर रहा है, तीसरी जगह ये नहीं, सब यूनिफॉर्मली मिक्स है पूरा, ठीक, तब ये डेंसिटी आएगा मिक्सर का। तो अब ध्यान दीजिएगा,
नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्मूले में रखना है। हम 2 पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं, एक तो मिक्सर का डेंसिटी, दूसरा वाटर का बेसिक जानकारी। अब एक तीसरा टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। हेडिंग दीजिए रिलेटिव डेंसिटी। हेडिंग दीजिए रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, इस नाम से भी ये जाना जाता है, तो सदमे में नहीं आना है। रिलेटिव डेंसिटी बोले चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले, बात एक ही है। अब जैसे बेसिक, हम अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, बेसिक मान लेते हैं डेंसिटी किसी ए मटेरियल का रो ए है, यह है डेंसिटी ऑफ ए, और रो बी है डेंसिटी ऑफ बी। तो बताइए रो ए बाई रो बी क्या है? हमेशा डिवाइड या जहां रेशियो तो वहां रिलेटिव टर्म आते हैं, ठीक। तो यहां बोलेंगे डेंसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये इसका रिलेटिव शब्द का ये बेसिक मतलब है, रिलेटिव डेंसिटी इसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये हम बेसिक बता रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी मतलब जो डिवाइड होता है उसके रिस्पेक्ट में इसका डेंसिटी वही होता है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ये टर्म सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है कि जिस मटेरियल का डेंसिटी है वो रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नीचे क्या रखेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई, चुपचाप हमसे सुनना है, आपको याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, बस याद करते जाइए सब जो बातें बोलना है। क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अब यहाँ पे ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही डेंसिटी होना चाहिए ये। तो ये जो होता है यही रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। पर इसको नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब आगे यूज पढ़ने वाले हैं। Density of substance divided by density of water at 4 degree centigrade. For example, जैसे relative density of mercury is equal to 13.6 अगर दे दिया तो अच्छा यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब? अच्छा रेशियो नहीं होता है ना, अच्छा तो यही है, सही है। तब तो ये एग्जांपल के तौर पे दे दिया कि मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है। इसका क्या मतलब हुआ? तो जो नंबर ये दिखेगा आपको, इसी नंबर में ग्राम पर सीसी ये आ गया डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक, पहला चीज। लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, तो यहां से हमको सीखने के लिए मिल रहा है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर हमें दे दिया तो अगर ग्राम पर सीसी की बात करेंगे तो जो वैल्यू है वही ग्राम पर सीसी में वही वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको बात करेंगे केजी पर मीटर क्यूब में जो एसआई यूनिट है, तो यहाँ केजी मतलब 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 13,600 13,600 केजी
पर मीटर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी ऑफ मरकरी। अगर रिलेटिव डेंसिटी दे दिया तो मतलब हम ऐसे निकालेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे क्या सीखना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है एसआई सिस्टम में लाने के लिए। कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं आपको ध्यान से। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से गुणा कर देंगे तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम इतने से जगह में 1 केजी वाटर भर ले रहे थे, मतलब आप सोच सकते हैं 3D में, उतने में अगर मरकरी भरे तो 13.6 केजी का मरकरी केवल उतने ही जगह में आ जाएगा। क्लियर ना? चलो सोच क्या नोट कर लीजिए। ओके, अब इतना घबराने क्या बात है भाई, है तो है डेंसिटी उसका, मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है मरकरी का। इसका और भी अजूबा बात है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? अब इसी तरीके से किसी भी मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी देगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करके एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो डेंसिटी से रिलेटेड 3 पॉइंट था। अब हम लोग आते हैं प्रेशर पर। हेडिंग दीजिए प्रेशर। प्रेशर हेडिंग दीजिए। क्या इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? प्रेशर P इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। थोड़ा हम लोग बचकर चलेंगे इस शब्द से, क्लियर ना? हम लोग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया, नहीं तो अगर कोई मान लेते हैं इस तरीके से मटेरियल रखा हुआ है और इसका ये एरिया दे दिया 3 मीटर स्क्वायर और फोर्स हम ऐसे लगा दिए 36 न्यूटन का, और यहाँ से ये हो गया मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर अगर केवल इसी फॉर्मूले पर ध्यान दें तो हमें आंख बंद करके फोर्स को ढूंढना है, मिल गया, एरिया ढूंढना है, मिल गया, पटक दिया, आ गया प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/3 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग थोड़ा बचकर चलना है, ये फॉर्मूला गलत है, ये यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा। हाँ, क्या बोलेंगे तब? अच्छा, तो फिर बात उठता है कि प्रेशर इक्वल टू तब क्या होगा सर, F परपेंडिकुलर बाई A या F बाई A परपेंडिकुलर या F परपेंडिकुलर बाई A परपेंडिकुलर या F बाई A। इसका तो कहानी हो चुका है। अब इन तीनों में कौन सा सही होगा? क्या पहला ही सही होगा या पहला और दूसरा दोनों सही हो सकता है? अच्छा, एरिया परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर मतलब नहीं है, कोई एक दूसरे के, जैसे ये एरिया है, ये पाम जो है वो एरिया कवर कर रहा है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये हुआ, तो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ये दोनों सही हो सकता है या केवल एक सही होगा? ये बता, सोच के बताइए। या तो एरिया पर, सुनिएगा, या तो एरिया पर फोर्स परपेंडिकुलर ले, या तो फोर्स पर एरिया परपेंडिकुलर ले। बात तो एक ही है, या अलग है? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, फिर आगे बढ़े। क्या दोनों सही होगा या फिर एक ही सही होगा?
ये एरिया है, इस पर जो है फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो ध्यान देना है इसमें जो है हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, ये सही होगा। ठीक, ये क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जब एरिया का कंपोनेंट तोड़ेंगे उसके परपेंडिकुलर, तो अगर उसके साथ थीटा एंगल अगर बना रहा है तो ये आ जाएगा a cos थीटा। तो मतलब वैसे तो हम लोग ध्यान दें तो जैसे फोर्स अगर कोई एंगल बना रहा है थीटा एरिया के साथ, तो इसका दो कंपोनेंट, एक आ गया f cos थीटा और एक इधर टूटेगा ना। देखिए एरो इधर है तो एरो इधर का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। जिधर एरो जाता है उसी का दो कंपोनेंट इधर और इधर टूटता है। तो ये तो नहीं लेंगे क्योंकि ये तो f पैरेलल वाले पार्ट में चला आया, लेकिन ये वाला एरिया के परपेंडिकुलर में चला आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, f cos थीटा बाय एरिया। लेकिन अगर हम लोग एरिया को तोड़ देंगे तो प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा f बाय a cos थीटा। और कभी ऐसा गलती से नहीं कर सकते कि दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर एरिया का कंपोनेंट तोड़ेंगे फोर्स के परपेंडिकुलर तो नीचे डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा f परपेंडिकुलर बाय एरिया लेना है। तो इसको क्रॉस कर दीजिएगा। एरिया का कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे, किसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, हमेशा। नोट कर लीजिए, ये चारों लिख करके तीनों को गलत करके इसको सही कर लीजिए और इसका एग्जांपल लिख लीजिए कि देखिए एरिया तोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा और फोर्स तोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इसलिए वो गलत, ये सही। यूनिट तो क्लियर हो जाएगा इसका। इसका यूनिट होगा, यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होगा, या पास्कल भी होता है। ठीक, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। बताइए स्केलर या वेक्टर है? नहीं ऐसा नहीं बोल रही, रीजन भी बताइए, कुछ सोच के बताइए। मतलब आप लोग बोले थे लिख दिए, पता नहीं वो वेक्टर भी हो सकता है, बाद में बदलना पड़ जाए। ये तो क्लियर है ना? अच्छा डायमेंशन भी कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका डायमेंशन क्या होगा, m/t⁻², और इसका L2 मीटर है ना, लेंथ है, लेंथ का L2 पड़ जाएगा तो L⁻², मिल करके आ जाएगा m/1t⁻²। ये आ गया डायमेंशन प्रेशर का। ठीक, ये सब बेसिक चीजें हैं दो, इसको लिखिए फिर बताइए कि स्केलर क्यों है वो। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रेशर भी तो वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन या बेस बेस नहीं हो जाए। क्या हुआ? फोर्स एक ही डायरेक्शन का लिया जा रहा है इसलिए। अच्छा ये दोनों लिख लिए आप लोग ना? अच्छा फिर प्रेशर इक्वल टू, नॉर्मली बहुत सारे बच्चे ये इसका जवाब देते हैं, सर प्रेशर इक्वल टू आप ही बताए थे फोर्स
जो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं? एरिया वेक्टर की स्केलर है? नहीं भाई, एरिया वेक्टर होता है। मतलब मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा है। पहली बार आप लोग सुन रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं जानकारी के तौर पर। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? हाँ हाँ, एरिया क्या होता है? वेक्टर। नहीं, आप उधर ध्यान दे इसलिए मैं नहीं सुन रही हैं। एरिया क्या होता है? वेक्टर। फिर क्वेश्चन होता है कि इसका तब डायरेक्शन क्या होगा। मतलब किसी भी एरिया का दो पोर्शन होता है। जैसे ये पाम है, इसका दो एरिया है, एक इस साइड है, इस साइड है। तो इस साइड से ऑब्जर्वर देखेगा तो एरिया का डायरेक्शन इधर आएगा। अगर इस साइड से देखेगा तो एरिया डायरेक्शन इधर आएगा। सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आप वेक्टर में पढ़े होंगे पैरेललोग्राम का एरिया कभी कभी मजाक में पूछ देता है। देखिए, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और ए वेक्टर ये है बी वेक्टर। ये भी साइड का लेंथ है और ये भी साइड का लेंथ है। डायरेक्शन इसका इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो इसका एरिया होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी। ठीक, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो बोला जाता है कि ए क्रॉस बी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ए और बी से बना प्लेन कौन सा है? व्हाइट बोर्ड। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये ए और बी से बना प्लेन है, तो इसी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अच्छा, इसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एटा कैप। ठीक, यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। इसका लेंथ पता हो, इसका लेंथ पता हो और दोनों के बीच का एंगल पता हो तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ये फार्मूला एरिया का स्केलर के फॉर्म में। और ये जो एटा कैप होता है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। किधर होता है? इन दोनों से बनने वाले प्लेन के। इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ा जाएगा 12th क्लास में। ठीक, 12th में एरिया वेक्टर है, इसका डिटेल पूरा चैप्टर में है। गॉस लाइक चैप्टर पढ़ता है, उसमें पढ़ेगा। तो आपको जानकारी के तौर पर ये अभी तक फिलहाल दिमाग में रखना है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जो बच्चे ये जान जाते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो करते क्या है कि सर आप ही बताए थे फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो देखिए वेक्टर से वेक्टर कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया ये। जब दोनों तीर गायब हो गया, बिना तीर का हो गया, तो क्या बन जाएगा? स्केलर बन जाएगा। तो ऐसा कोई रीजन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक, ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि ऊपर भी वेक्टर है नीचे वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर कैंसिल होकर के स्केलर बन जाए। ठीक, ऐसा कोई रूल नहीं है हम लोग के फिजिक्स में। यहाँ पर स्केलर इसलिए है क्योंकि हम लोग फोर्स वेक्टर नहीं लेते, फोर्स का एक स्पेशल कंपोनेंट लेते हैं। फोर्स का सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। इसलिए यहां पर जो है अगर ये होता F वेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया का मॉड वैल्यू तब तो प्रेशर भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाता। लेकिन यहां पर जो प्रेशर डिफाइन होता है वो एक स्पेशल फोर्स के लिए होता है। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स के लिए डिफाइन होता है। मतलब प्रेशर दे दिया तो समझिए उससे आने वाला जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर ही लगेगा। इसका ब्रॉड यूज है इसी चैप्टर में, भयानक तरीके से यूज है। ठीक, तो अभी क्या आपको नोट करना है? स्केलर क्यों है? क्योंकि हम लोग फोर्स अपॉन एरिया ये नहीं, ये गलत है फॉर्मूला, ये गलत है। फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है। तो परपेंडिकुलर फोर्स ये अपने आप में एक फिक्स वैल्यू हो गया, स्केलर वैल्यू हो गया। क्लियर? तो इसलिए ये स्केलर होता है। नोट कर लीजिए, स्केलर क्वांटिटी है ये। और ये उसका रीजन गलत है कि तीर में तीर को मार देगा।
ठीक है। अच्छा बताइए, क्वेश्चन में अगर प्रेशर गिवन हो और प्रेशर गिवन हो, ये गिवन है क्वेश्चन में, और एरिया भी गिवन है, तो बताइए फोर्स ला सकते हैं क्या? बोलेंगे फोर्स जो उस पर लग रहा होगा, फोर्स ला सकते हैं क्या? कौन से फॉर्मूले से? प्रेशर इनटू, अच्छा बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, पता नहीं कहां पर क्या बोल रहा है, क्या कोई दिक्कत है क्या? जब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, उसी फॉर्मूले से देखकर बताइए। किसी भी सरफेस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, अगर ये दोनों दिया है तो, P और A दिया है तो, किसी भी सरफेस पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू क्या होगा? अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ये है देखिए 10 न्यूटन पर, इसका है 5 मीटर स्क्वायर। बताइए फोर्स क्या होगा? क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा आ गया फ्लूइड में, कॉन्सेप्चुअल यूज है इसका, इसलिए हम इसको थोड़ा समय दे रहे हैं। हाँ, अगर हमें किसी सरफेस पर लगने वाला प्रेशर पता है और उस सरफेस का एरिया पता है, तो सरफेस पर लगने वाले फोर्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहली बात, नहीं समझ रहा है? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग हैं? सिर्फ उसका एक ही कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो परपेंडिकुलर वाला होगा। ठीक, अभी तक आप लोग क्या जानते थे? मान लीजिए हम इस पे अभी प्रेशर देके नहीं बताते, तो नॉर्मली एक नॉर्मली बच्चा सोचता है, वो क्या सोचेगा कि अगर किसी भी सरफेस पर फोर्स निकालना है तो तुरंत उसको उससे मल्टीप्लाई करेगा, बोलेगा फोर्स यही है, प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू फोर्स, बता देगा कितना लग रहा है 50। गलत होगा। ठीक, वो प्रेशर इनटू एरिया क्या बताएगा? उस फोर्स का एक ही कंपोनेंट बता पाएगा। कौन सा वाला कंपोनेंट? जो परपेंडिकुलर वाला होगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स नहीं बताएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रेशर इनटू एरिया से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा, तो प्रेशर इनटू एरिया देगा क्या? तो लिख देंगे नॉर्मल फोर्स। फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो प्रेशर इनटू एरिया क्या देगा? नॉर्मल फोर्स। अभी यहां तो लिखवा रहे हैं, बाद में इसी से गलती आप करवाएंगे कुछ आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि तब तक भूल चुके हैं आप लोग। क्लियर ना? हो गया था? अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट और लास्ट, उसके बाद हम लोग इसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे एंट्री करेंगे। लास्ट टॉपिक है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके नाम से इसका पता चल रहा है, ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में हो। एटमॉस्फेयर क्या होता है? यही जो हम लोग का ये एटमॉस्फेयर है, इसका भी एक लिमिट होता है। अर्थ के कुछ किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर पाया जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना होता है? एयर से। क्लियर? एयर मॉलिक्यूल होते हैं, उसी से पूरा एटमॉस्फेयर बना होता है। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा, अगर हम लोग के अगर रूम में या बाहर अगर उस प्रेशर का वैल्यू देखा जाए तो वो 1 atm होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका वैल्यू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या अच्छा, इसी को वैसे एग्जैक्टली जो बात किया जाता है तो ये बोला जाता है कि लगभग है। एग्जैक्टली इसका वैल्यू है
1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको लगभग 1 मान लेते हैं, इसको जो है लगभग 1 मान लेते हैं, तो इसलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 10⁵ मीटर पर मीटर स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रेशर ज्यादा है कम? अच्छा, ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, कैसे पता? तो इसको अगर हम लोग देखा जाए तो इसको एग्जांपल में देखे थे कि अगर हम लोग इस सर के ऊपर देखा जाए तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लगेगा, तो शायद वहां पे करीब हम लोग कैलकुलेट थे 200 केजी करीब। मतलब अगर ये चूंकि हम लोग के सर के ऊपर भी तो एयर है और एटमॉस्फेयर है, पूरा अगर यही एरिया लेते हुए चले जाएं लास्ट तक तो पूरा एक कॉलम बनेगा एयर का। ठीक, तो जो इस सर के ऊपर जितना एक कॉलम बनेगा वो पूरे के पूरे एयर जो है सर के ऊपर एक प्रेशर लगा रहे हैं। जब पूरे के पूरे प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर और जो सर का एरिया होगा, सर का जो एरिया होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लगभग कितना भार लगाते हुए हमको महसूस होने चाहिए। तो देखा जाए तो बताइए एक सर का एरिया लगभग कितना होगा? नहीं, ये तो ज्यादा छोटा हो गया ना, तो करीब जो है ये लगभग इतना होगा। बताइए ये कितना होगा? करीब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अरे भाई 10 सेंटीमीटर इधर, करीब 10 सेंटीमीटर इधर, क्या 10 मीटर नहीं बोलना ना 10 सेंटीमीटर कितना हो गया? करीब कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको ये क्या है? एरिया ऑफ हेड। ठीक है, एरिया ऑफ हेड, तो ये आ गया 100। अच्छा, इसको SI में बदलिए, SI में कितना होगा? -100 into 10⁻², -4 आएगा मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻² मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो एरिया पता चल गया। अच्छा, जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि प्रेशर से आने वाला फोर्स परपेंडिकुलर को ही डिफाइन करता है। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर ऑन हेड अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये भी अप्रोक्सीमेटली है, रिसर्च सेंटर चला जाएगा कैसे इतना हुआ, कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर हो गया 10⁵, एरिया कितना हो गया? 10⁻², कितना गया? 10⁻³ केजी। क्या न्यूटन है? हाँ न्यूटन है, तो न्यूटन कोई बात नहीं। केजी में कितना आएगा? 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो न्यूटन होता है mg इक्वल टू, तो g से डिवाइड कर दे केजी आ जाएगा, तो 10⁻²। बड़ा कम आया जो है, कहीं घबरा गया क्या? एरिया ज्यादा ले क्या सर का हम लोग? कोई बात नहीं, जो आया सो आया, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है ना, ठीक है ना कैलकुलेशन। तो करीब जो है 10⁻² केजी का भार हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं सर पर। ठीक, 10⁻² केजी का भार का मतलब क्या हुआ? 100 केजी। 100 केजी मतलब क्या हुआ? एक बोरे में जो चावल भरा होता है उतना भार हमेशा हम लोग ऐसे ही लेकर चलते हैं कोई असर नहीं करता। तो बताइए ये महसूस क्यों नहीं होता? ये भी तो क्वेश्चन है। क्योंकि फिर वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ब्लड में भी प्रेजेंट होगा और हम लोग के पैर के नीचे भी प्रेजेंट होगा। वो मतलब वो ऐसा तो नहीं कि हम लोग के अंदर एयर नहीं है, हो सकता है ऐसा? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग के अंदर एयर ना हो। तो अंदर एयर है मतलब एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लेकिन एयर जरूरी होगा। कभी कभी ऐसा भी तो कि एयर ना होता हो ना, ऐसा हो सकता है। हाँ, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंदर एयर ना हो, होना फिक्स है वो, ठीक। बस तो इसलिए सब बैलेंस किए हुए हैं। जब एटमॉस्फेयर अंदर बाहर हर जगह है तो सब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। अच्छा, मान लेते कोई ऐसा चमत्कार हुआ कि पैर के नीचे से भी एटमॉस्फेयर गायब, ऐसा कब हो सकता है? जब प्योर स्मूथ हो।
मतलब पैर और सरफेस प्योर स्मूथ हो। तो जब प्योर स्मूथ होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हम लोग के लाइफ में, प्योर स्मूथ होगा तो इनके बीच गैप ही नहीं रहेगा। जब गैप नहीं रहेगा तो इनके बीच एयर ही नहीं रहेगा। भाई एयर के लिए गैपिंग चाहिए ना, उस गैप में जाएगा ना। तो अगर ये प्योर क्या हो गया, स्मूथ हो गया, तो और ये इंसान तो है नहीं, इंसान के अंदर एयर था ना, ये तो ब्लॉक है, ये जो है न्यूटन्स लॉ वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है। तो बताइए अब इसमें जो है कि हम लोग स्मूथ का न्यूटन्स लॉ चैप्टर में स्मूथ वाला कंडीशन पढ़े थे। तो स्मूथ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एयर आ ही नहीं सकता, क्योंकि गैप होना चाहिए, उस गैप के अंदर आएगा ना एयर। यहाँ तो गैप ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको वो एक्ट होता दिखेगा, ये फोर्स वहां पर महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि कैसा बिना गम का गम है। आप कभी प्रैक्टिकली करिएगा, ऐसा नहीं कि आपको लगे किसी गम से चिपका दिया गया उसको। जैसे अगर प्योर स्मूथ हो जाए और उसको ऊपर रख दीजिए, आप कभी इसको फील किए होंगे, टाइल्स जो है मार्बल के ऊपर रखिए, वो तो बेचारा तभी फ्रिक्शन लेकर रहता है। शीशे पे शीशे पे बढ़िया। हाँ, शीशे का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब एक के ऊपर दूसरा होता है, दोनों चिपक जाते हैं, तो बड़ा ताकत से उठाना पड़ता है। कारण उनके बीच एयर गैप कम होने की वजह से एयर गायब हो जाता है, तो सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर ऊपर से लगता है। जब उसको उठाते हैं तो लगता है कि वो चिपक गया है बिना गम लगाए, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका है। तो इसका मतलब कि अगर ये स्मूथ है तो यहां से एटमॉस्फेयर प्रेशर को भी कंसीडर करेंगे, पहली बात। तो सर आप न्यूटन्स लॉ पढ़ाए थे, तो वहां पर आप एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं लगाए थे, जबकि वो लगना चाहिए था, वो आइडियल केस था। ये प्रैक्टिकल है, वो आइडियल था। आइडियल फिजिक्स हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, सब बहुत सारा एजम्पशन लेके चलते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो ऐसे फेंकते हैं, क्या कभी ऐसा पाथ हो सकता है क्या एग्जैक्ट एब्सोल्युटली ऐसा पाथ हो सकता है क्या पैराबोलिक? कभी नहीं हो सकता, एयर है। तो करीब करीब वो वैल्यू मैच करता है हमारे फार्मूला से, करीब करीब u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी जो रेंज का फार्मूला होता है वो मैच कर जाता है, करीब करीब, एग्जैक्ट कभी नहीं मैच करता। ठीक वैसे ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर कंसीडर बिना किए पढ़ाई किए थे। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है उसको लेकर चलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी ब्लॉक दिख रहा है वो प्योर स्मूथ का केस है नहीं। इसका मतलब ये भी सरफेस जिगजैग, ये भी सरफेस का जो लोअर पार्ट इसके कांटेक्ट में वो भी जिगजैग। ठीक, इनके बीच में जगह, इनके बीच में एयर, ये एयर, इस एयर, दोनों एयर एयर बैलेंस कर लेंगे। ठीक, ये रीजन समझ आ गया कि हम लोग फ्रिक्शन तक, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी ब्लॉक सरफेस पर रखा होता है वो जिगजैग ऐसे टच में होते हैं, स्मूथली टच में नहीं होते हैं। तो इनके बीच गैपिंग होता है, उस गैपिंग में एयर होता है। ठीक, और उसी वजह से ऊपर का एयर नीचे के एयर को बैलेंस करता है, इसलिए कभी उनको एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी महसूस नहीं होता। ये सब जनरल नॉलेज कभी भी दिमाग में कंफ्यूजन के तौर पे आ सकता है। तो जो भी बेसिक चीज ये सब है, अगर स्मूथ है प्योर तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आने वाला फोर्स कंसीडर करेंगे, मतलब प्रेशर इनटू एरिया कंसीडर करेंगे। अगर फ्रिक्शन है तो वहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। ये 10 सेकंड में आप लोग लिख लीजिए एज ए नॉलेज, मतलब एज ए नॉलेज इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 1 atm, 1 atm इक्वल टू गया 10 to the 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.01। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए लास्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग इसमें एंट्री करते हैं कॉन्सेप्ट में। मान लेते हैं किसी चमत्कारवश इस रूम से हम लोग एयर गायब कर दिए, तो क्या वैक्यूम क्रिएट होगा? नहीं। वैक्यूम जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होता। अगर इसके अंदर से किसी चमत्कार से के वजह से एयर गायब कर दिए, तो क्या ये ग्लास बचे रहेंगे या टूट जाएंगे? कैसे पता? हम लोग तो अभी बात कर रहे थे किसका? अपने सर का। अब बात है ये सर का नहीं, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया तो करीब करीब हुआ, आप चेक कर लीजिए। मतलब इस पर कितना बाहर से प्रेशर लगने वाला है? लगभग 100 केजी के 100 हाथी के बच्चे का मान लेते हैं, उसका नाम लेना ही था ना इसमें तो, या 100 चावल से भरे बोरे का। मतलब इतने ही शीशे पर हम ये फील कर सकते हैं कि उस साइड से 100 केजी के 100 बोरे जो है उस साइड रखे हुए हैं। क्या ये पतला सा शीशा बुलेट प्रूफ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई यहाँ पे खतरा नहीं है बाहर से अटैक करने का, तो पक्का नॉर्मल शीशा होगा वो टूट जाएगा। कैसे? 100 केजी का 100 जैसे 10⁵ क्या है ये प्रेशर है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन आएगा। जी से डिवाइड करेंगे तो केजी आएगा 10⁴ केजी, और ये हो जाएगा 100 × 100, ये हो जाएगा 100। मतलब 100 केजी का 100 इंसान भी कर सकते हैं जो उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर बैठा हुआ है, ये मान सकते हैं। सब टूटेंगे। ठीक, ये लास्ट एग्जांपल था। अब हम लोग आते हैं इसके चैप्टर में एंट्री करते हैं, देखते हैं। अच्छा, हम लोग अभी प्रेशर इज इक्वल टू क्या अभी फॉर्मूला दिए थे? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, हाँ। अब लोग बोलेंगे डायरेक्ट, तो मत समझिए कि वो परपेंडिकुलर वाला ही पोर्शन है वो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है हम समझ रहे हैं बात को कि ये सरफेस है और ये क्यूब है। अच्छा, क्यूब है, इसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। जब फॉर्मूला लिखवाएं तो इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं। और ये सरफेस पर रखा हुआ है। फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस। ये 2 केजी का ब्लॉक है, 2 केजी का ब्लॉक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस। पता नहीं इसमें क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये तो न्यूटन लॉ में सैकड़ों बार हम लोग सॉल्व किए होंगे। क्या दिया है? बीडी बनाइए इसका, ब्लॉक का नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। चल नहीं रहा है ना, तो मतलब n = mg। ये आ गया 2 × इसको भी फ्लूइड मैकेनिक्स से देखते होंगे। पता नहीं सर कौन सा कॉन्सेप्ट बिना बताए आप क्वेश्चन दे दिए सर, जो है ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये तो नॉर्मल = क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा 20 न्यूटन। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, फाइंड प्रेशर ऑन सरफेस। बताइए क्या होगा? खटाखट लिखते जाइए सर। फाइंड प्रेशर ऑन सरफेस।
देखिए ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये mg लग रहा है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसका मतलब जो 20 न्यूटन का फोर्स आया है ये परपेंडिकुलर वाला ही है, डिवाइडेड बाई साइड लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा निकालेंगे ना, इसका एरिया होगा 100 into 100 into 10⁻⁴। आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत बताइए। मीटर में बदल के मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में बदल के मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 10⁻², मतलब ये हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू कितना 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब सुनिएगा अगला क्वेश्चन इसमें, अगर हम लोग इफ वी कंसीडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन फाइंड द प्रेशर, यहां पे स्मूथ है, ये याद हो गया है। तीसरा क्वेश्चन, इफ वी कंसीडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ वी कंसीडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर then find pressure on surface, then find pressure on surface। बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दीजिएगा बस। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग ना, डायग्राम बनाइए, एफबीटी बनाइए। एक अच्छे बच्चे का पहचान है वो हमेशा एफबीटी के साथ नहीं छोड़ता। ठीक है, एवरी बना दिया आप लोग ना। अच्छा देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ आप लोग गलत से बोलिए। बताइए इस सरफेस पर प्रेशर कितना लगेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड? बोलिए, ये शब्द ही नहीं बोलना है भाई, सतर्क रहिए ना। प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं होता है। हम बोले थे अभी गलती करवाएंगे, अब फिर आगे गलती करवाएंगे। बोले यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा पता नहीं है, लेकिन जैसे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि प्रेशर इनटू एरिया ये जब भी देगा परपेंडिकुलर फोर्स नहीं देगा, तो बोलेंगे ये एफ परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन होगा उसका सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रेशर कितना 10⁵, एरिया कितना 10⁻², तो बताइए यहां से परपेंडिकुलर फोर्स कितना 10⁻3, तो 10⁻3, तो नॉर्मल कितना हो गया, नॉर्मल हो गया 10⁻3 प्लस 20 न्यूटन। बताइए कितना खतरनाक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। जल्दी उठेगा नहीं, वो बहुत ताकत लगाना पड़ेगा अगर उसको कंसीडर कर लिए और ये वैक्यूम क्रिएट हो गया तो। पता नहीं ये महसूस इसलिए नहीं हो रहा, और कभी आज तक आप लोग स्मूथ सरफेस देखे ही नहीं है, इसलिए भी महसूस नहीं हो रहा है। अरे आप ग्लास को भी देखिए, मार्बल को भी, टाइल्स को देखिए, तो वो भी एक हद तक ही है स्मूथ, प्योर स्मूथ नहीं है। कभी प्योर स्मूथ से जब अच्छा पाला पड़ेगा ना तो ये नोट कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1020 न्यूटन नॉर्मल।
हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।